गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टीरियो साइंस एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 4 की बात करने वाले हैं। लेक्चर नंबर अपना 4 चलेगा। मैंने आप लोगों को बॉन्ड लेंथ तक बता दिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन बंध लंबाई के नाम से जान रहे थे। और मैंने बता भी दिया था कि बंध लंबाई क्या होती है कि कोई भी जो अणु होता है उसके अंदर जो दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो दूरी होती थी उसको बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई अपन बोल रहे थे। और बंध लंबाई को मापने की इकाई को अपने एंगस्ट्रॉम माना था। ठीक है, तो आज अपन देखने वाले कि जो बॉन्ड लेंथ उसको अफेक्टेड करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ संकरण, परमाणु का आकार, बंधों की संख्या और अनुनाद। तो सबसे पहला फैक्टर अपन देखेंगे संकरण। देखो संकरण कैसे अफेक्टेड करता है। तो ये बोला जाता है कि जैसे जैसे कार्बन परमाणु के अंदर प्रतिशत एस लक्षण बढ़ते हैं वैसे वैसे नाभिक के पास, या अपन बोल सकते हैं नाभिक का जो आकर्षण वाला है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। और परमाणुओं के बीच की दूरी कम होगी तो अपन को पता बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं जब कोई तत्व है, आप लोग इसमें हेडिंग डाल के लिख लेना, इसमें आप लोग लिखो जब कोई तत्व है अपने यौगिकों में, जब कोई तत्व अपने, जैसे कार्बन की बात करेंगे अपन, जब कोई तत्व अपने यौगिकों में भिन्न 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 संकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, भिन्न भिन्न संकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो उनमें बंध लंबाइयाँ संकरण अवस्था पर निर्भर करती है। अब ये कैसे करती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। संकरण अवस्था पर निर्भर करती है। जैसे बात करें कार्बन की, तो कार्बन मान लो sp संकरण दिखाए, sp2 दिखाए, sp3 दिखाए, अलग अलग संकरण है। का संकरण हो गया है sp sp2, प्रतिशत एस लक्षण आप लोगों को आता है। ये प्रतिशत एस लक्षण निकालना, टोटल 100% होता है, यहाँ पर कितने का अक्षर है? 2, तो 2 का भाग दोगे तो इसमें प्रतिशत एस लक्षण 50% आ जाएगा। इसमें 3 का भाग दोगे तो 33.33% निकल के आएगा, और इसमें आएगा 25% निकल के। तो आप लोग देख रहे हो कि इधर से इधर जाने पर प्रतिशत एस लक्षण कम हो रहा है ना, और पी लक्षण भी आप लोग निकाल दोगे। तो ये बोला जाता है कि जैसे जैसे प्रतिशत एस लक्षण बढ़ते जाते हैं, या अपन यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रतिशत एस लक्षण, तो ये बोला जाता है प्रतिशत एस लक्षण बढ़ते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, 1/, बंध लंबाई। इसका रीजन मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे जैसे प्रतिशत एस लक्षण बढ़ता जाता है तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा, और नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा तो बंध लंबाइयाँ कम हो जाएगी। परमाणु पास पास आ जाएंगे, और परमाणु पास पास आने पर बंध लंबाई कम हो जाती है। जैसे अपन बात करें, ये आप लोगों ने उतार लिया होगा, उतार लेना। जैसे अपन बात करें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। यहाँ sp होता है, यहाँ sp2 होता है, यहाँ sp3 होता है। इसकी अगर बंध लंबाई की बात करूँ मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो आप लोगों को पता ही होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ये होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो आपको पता है कि जैसे जैसे परसेंटेज एस लक्षण
बढ़ रहे हैं, बंध लंबाई कम हो गई है। देखो ये तो बॉन्ड लेंथ हो गई, आपकी बंध लंबाई हो गई। अगर मैं प्रतिशत एस लक्षण लिख दूँ यहाँ पर 25%, 33.33%, और ये हो गया 50%। तो जैसे जैसे प्रतिशत एस लक्षण बढ़ते गए हैं, जैसे जैसे प्रतिशत एस लक्षण बढ़ते गए हैं, यहाँ पर बंध लंबाई का मान कम होता गया। जैसे यहाँ पर 25% है तो यहाँ सबसे ज़्यादा है, यहाँ 33% है तो यहाँ उससे भी कम होगा, 50% है तो उससे भी कम हो गया। संकरण हो गया। अब अगला अपना परमाणु आकार, साइज ऑफ एटम। तो देखो साइज ऑफ एटम से क्या होता है, ये बोला जाता है कि परमाणु आकार बढ़ने से, परमाणु आकार बढ़ने से बंध लंबाइयाँ बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है मैं आप लोग को बता देता हूँ। बंध लंबाई बढ़ती है। आप लोगों ने अतिव्यापन तो पढ़ा ही होगा, ओवरलैपिंग पढ़ी होगी तो वहाँ पर अपन पढ़ते हैं कि जैसे जैसे परमाणु की साइज बढ़ती है अतिव्यापन कम होता जाता है। अतिव्यापन कम होता तो बंध लंबाई बढ़ जाती है। ये तो बॉन्ड जैसे ये है, एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, दोनों। तो अपन क्या बोल रहे हैं, दो नाभिकों के बीच की अंतर्नाभिक की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, बंध लंबाई। तो इनके बीच में परमाणु की साइज बढ़ेगी तो अंतर्नाभिक की दूरियां बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, और अंतर्नाभिक की दूरियां बढ़ेगी तो बंध लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो ये बोला जाता है जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है तो परमाणु आकार के बढ़ने से बंध लंबाई बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे अपन बात करें, इसको आप, इसको तो रहने देना, इसको क्या बनाओगे तो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को। देखो इधर बेटा, अगला लिखो, इसी में अगर अपन देखना चाहें तो ये हो जाएगा अपना जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे HF, HCl, HBr, HI। तो कौन सी बंध की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, तो अपन बोलेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज़्यादा। H तो सेम है, सबसे ज़्यादा साइज किसकी, आयोडीन की। तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर ये लिख दूंगा, HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। तो आप लोगों को ये सीधा सीधा याद रखना है कि परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध लंबाई बढ़ जाती है, और बंध लंबाई बढ़ने से आपको पता है ना बंध ऊर्जा कम होती है। जब बॉन्ड एनर्जी पढ़ेंगे अपन तो वहाँ पर आप लोगों को ये मैं बता दूंगा। ठीक है, अगला फैक्टर देखो, अपना तीसरा वाला फैक्टर है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बंधों की संख्या, बंधों की संख्या। तो ये अपन बात कर सकते हैं बंध क्रम बोल सकते हैं इसको, बॉन्ड ऑर्डर। बंध क्रम बढ़ने पर क्या होता है और घटने पर क्या होता है। ये तो ये बोला जाता है कि दो बंधित परमाणु जो होते हैं उनके बीच में कितने बंध है, ये भी अपनी बॉन्ड लेंथ उसको अफेक्टेड करते हैं। तो ये बोला जाता है कि दो बंधित परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या बढ़ने पर बंध लंबाई कम हो जाती है। दो बंधित परमाणुओं के मध्य, दो बंधित परमाणुओं के मध्य बंध संख्या बढ़ने पर, बंध संख्या बढ़ने पर बंध लंबाई घटती है, बंध लंबाई घटती है। ये तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, पता हो तो याद करो, संकरण करके पढ़ लिया था वहाँ पे अपन ने, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ बंध लंबाई घटती है देखा था ना अभी। अपन ने देखा था अभी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर मैं बोलूँ कि मान लो कोई भी दो एटम है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और एक है ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे ज़्यादा बंध लंबाई किसकी होगी, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा। तो आप लोग ये लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अपन कार्बन का अपन ने देख लिया। जैसे अभी अगर बात करें नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की, या बात करें सीड
ये तो अभी अपने थोड़ी देर पहले देख लिया था कि जैसे जैसे बंदों की, ये बंद लंबाई है भाई, बंद लंबाई, जैसे जैसे यहाँ पर बंदों की संख्या बढ़ती जाती है बंद लंबाई कम होती जाती है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स थे। अगला फैक्टर अपना है अनुनाद, रेजोनेंस। तो ये तो आप लोग जान रही हो अनुनाद क्या होता है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ना अनुनाद, विस्तानीकरण और स्थानीकरण, रासायनिक बंध, तो इसको विस्तानीकरण अपन बोल सकते हैं। तो ये बोला जाता है अगर किसी भी यौगिक के अंदर अनुनाद पाया जाता है तो उसकी जो बंध लंबाई है वो कम हो जाती है। और ये मैंने शायद एग्जाम्पल लेके भी समझाया था। या अपन बोल सकते हैं कि उसका डिलोकलाइजेशन होने से बंध लंबाई प्रभावित हो सकती है। विस्तानीकरण या रेजोनेंस एक ही बात होती है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं यदि किसी यौगिक या आयन में, यदि किसी यौगिक या आयन में अनुनाद पाया जाता है तो अनुनाद पाया जाता है तो अनुनाद पाया जाता है तो उसकी बंध लंबाई में कमी हो जाती है। यदि किसी यौगिक के आयन में अनुनाद पाया जाता है तो उसकी बंध लंबाई में कमी हो जाती है। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं कि जो डिलोकलाइजेशन होता है, विस्तानीकरण होता है, उसकी वजह से बंध लंबाई में कमी हो जाती है। जैसे अपन बात करें, जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर पढ़ी है आप लोगों ने, बेंजीन, और बेंजीन के अंदर दो तरह की रिंग पाई जाती है इस तरह से, कि एक बोले संरचना अपन ने पढ़ी थी, एक तो ये थी और एक इसमें ये संरचना थी, केकुले संरचना। तो इसमें देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। होना क्या चाहिए कि जो डबल बॉन्ड है उसकी तो बॉन्ड लेंथ 1.3 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए और जो बंध लंबाई सिंगल बॉन्ड की है 1.54 होनी चाहिए, परंतु बेंजीन के अंदर समस्त बंध है ना वो 1.39 एंगस्ट्रॉम की होती। ठीक है, तो लिखो जैसे मैं लिख दूं, जैसे बेंजीन की केकुले, ये बना लेना बनाना चाहो तो, बेंजीन की केकुले संरचना में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तथा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में बंध लंबाई क्रमशः कितनी होनी चाहिए, 1.54 एंगस्ट्रॉम तथा 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, परंतु होता क्या है, परंतु समस्त बंध लंबाई है, परंतु बेंजीन में समस्त मतलब जितने भी है, डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, समस्त कार्बन कार्बन बंध लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है भाई, बंध लंबाई 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना। तो ये आप अपन ने देखे आज बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। एक बार दोबारा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चार कारक थे। सबसे पहले संकरण पढ़ा था, तो अब मैंने बताया जैसे जैसे प्रतिशत एस लक्षण बढ़ते जाते हैं बंध लंबाई का मान कम होता जाता है। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात करी तो इसमें 25%, 33%, 50%, तो जिसके अंदर परसेंटेज एस लक्षण ज़्यादा उसकी बंध लंबाई सबसे कम है। अगला फैक्टर अपन ने देखा परमाणु का आकार, और मैं बताया था जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है बंध लंबाई बढ़ती है। इसका रीजन मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, क्योंकि अतिव्यापन कम होता है और जो उनके बीच की नाभिक होते हैं, नाभिक के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। बंधों की संख्या तो मैंने बताया कि दो बंधित परमाणुओं के मध्य बंध संख्या बढ़ने पर बंध लंबाई का मान कम हो जाता है। ये हमने देखा भी है अभी थोड़ी देर पहले, और आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अगला रेजोनेंस, यदि किसी यौगिक की आयन में अनुनाद पाया जाता है तो उसकी बंध लंबाई में कमी हो जाती है। तो अपन ने देख लिया जो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस पाए जाने की वजह से क्या होता है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है
ये बोला जाता है डबल बॉन्ड में तो सिंगल बॉन्ड का गुण आ जाता है और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है। तो डबल बॉन्ड है वो 1.34 से 1.39 हो गया, और जो सिंगल बॉन्ड 1.54 उसमें डबल बॉन्ड का गुण आ गया, तो उसमें क्या हुआ, वो 1.39 का हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि बेंजीन के अंदर समस्त बंध जितने भी बंध हैं उनके अंदर बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई, 1.39 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी बंध लंबाई हो गई। अब अपन बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की, बंध ऊर्जा की। आप लोग अगली हेडिंग लगा लो, बंध ऊर्जा। और देखो बंध ऊर्जा क्या होती है, जैसे अपन ने बंध बना लिया, संयोजक बंध बना लिया, अब उस बंध को तोड़ना भी तो है ना, क्या करना है, तोड़ना है। तो बंध को तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बंध ऊर्जा तोड़ते हैं, बंध ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंध ऊर्जा। तो आप लोग लिख सकते हो, एक सहसंयोजक बंध के निर्माण में, मैं लिखता हूँ चलो, एक सहसंयोजक बंध के निर्माण में, एक सहसंयोजक बंध के निर्माण में मुक्त या सहसंयोजक, मुक्त या सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए या विखंडित करने के लिए, बंध को विखंडित करने में, विखंडित का मतलब जानते ही हो, टुकड़े करने में, विखंडित बंध को विखंडित करने में बंध को विखंडित करने में आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को बंध ऊर्जा कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जब बंध का निर्माण होता है तो उसमें जो एनर्जी मुक्त होती है, या बंध जो बन जाता है उसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बॉन्ड एनर्जी के नाम से जाना जाता है। और ये बोला जाता है, मान लो कि दो परमाणु है, द्विपरमाणु। देखो आगे एक बात अपन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर तो मैं बताता हूँ कि द्विपरमाणु अणुओं के लिए, द्विपरमाणु अणुओं के लिए, अणुओं के लिए बंध वियोजन ऊर्जा, बंध को तोड़ने के लिए बंध वियोजन ऊर्जा, द्विपरमाणु अणुओं के लिए बंध वियोजन ऊर्जा एवं बंध ऊर्जा का मान, बंध ऊर्जा का मान समान होता है। अब ये आप लोगों को मैं इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो द्विपरमाणु हो गया। परंतु बहुपरमाणु होते हैं, जैसे CH4 हो गया, H2 हो गया, जिसके अंदर दो से ज़्यादा परमाणु हो, तो वहाँ पर अपन जब बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान अलग अलग हो जाता है। ठीक है, परंतु अगर अपन बात करें द्विपरमाणु अणुओं के लिए, जैसे HH बंध की, इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान भी वही होगा और बंध ऊर्जा का मान भी वही होगा। तो मैंने लिखा है द्विपरमाणु अणुओं के लिए बंध वियोजन एवं बंध ऊर्जा का मान समान होता है, जबकि नीचे लिखो आप, जबकि बहुपरमाणु अणुओं के लिए, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ भैया इसमें, जबकि बहुपरमाणु अणुओं के लिए, बहुपरमाणु अणुओं के लिए, अणुओं के लिए बंध ऊर्जा एवं बंध वियोजन ऊर्जा एवं बंध वियोजन ऊर्जा का मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता
होता है। अब ये कैसे भिन्न भिन्न होता है अब आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा जहाँ तक ये। अब देखो भाई कैसे, जैसे जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है Cl2, द्वितीय परमाणु अणु Cl2 है। अब इस Cl2 को मैं तोड़ूं, Cl को मैं तोड़ूं तो इस Cl को के दोनों परमाणु जो है उनको मैं अगर अलग अलग करूं, तोड़ने का मतलब क्या होगा, दोनों परमाणु को अगर अपन अलग अलग करें तो इसको अलग करने के लिए मुझे 58 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितने की? 58 किलो कैलोरी। तो ये मेरी बंध वियोजन ऊर्जा भी है, क्योंकि द्वितीय परमाणु का अणु है। तो मैंने क्या बोला, द्वितीय परमाणु अणुओं के लिए बंध वियोजन ऊर्जा और बंध ऊर्जा का मान 1 होता है। तो यहाँ पर Cl2 को अलग करने के लिए जो ऊर्जा है वो 58 किलो कैलोरी पर मोल है। इसको अपन बंध वियोजन ऊर्जा भी बोल सकते हैं और इसको ही अपन क्या बोल सकते हैं, बंध ऊर्जा के नाम से भी जान सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो जैसे Cl2 जैसे Cl2 जैसे Cl2 में क्लोरीन परमाणुओं को अलग करने के लिए अलग करने के लिए 58 किलो कैलोरी पर मोल का मतलब जानते हैं, पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे बंध ऊर्जा या बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं, या बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, बंध वियोजन ऊर्जा या बंध ऊर्जा कहते हैं। जैसे Cl2 था तुम्हारा, इसको तोड़ा अपन ने तो रेडिकली बनेंगे इसमें 2Cl, और इसके लिए D का मान कितना हो गया, 58 किलो कैलोरी पर मोल। क्या हो गया इसके लिए D का मान, इसके लिए D इक्वल टू लिख दो 58 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये हो गई बंध वियोजन ऊर्जा। इसको आप लोग लिख ही लेना साथ का साथ, वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हो। अब मैं बोल रहा हूँ बहुपरमाणु अणुओं के लिए क्या होता है। तो ये बोला जाता है कि जो बहुपरमाणु अणु होते हैं उनमें अणुओं की जो बंध ऊर्जा है ना, जैसे मान लो एक लाइन लिख लो यहाँ पर, लेकिन फिर अपन समझ लेते हैं, लेकिन बहुपरमाणु मतलब एक से ज़्यादा उनके अंदर परमाणु हो, लेकिन बहुपरमाणु अणुओं में बंध ऊर्जा बंध वियोजन ऊर्जा का औसत मान होती, एवरेज वैल्यू होती, औसत मान होती। अब ये कैसे होती है मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। औसत मान होती है देखो जैसे H2O मॉलिक्यूल है, जिसमें दो बंद है, एक इसको मान ले और एक इसको बंद मान ले। तो इस बॉन्ड को जब अपन ब्रेक करेंगे तो अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस बॉन्ड को अलग करने के लिए। जैसे मान लो इसके लिए को तोड़ने के लिए A किलो कैलोरी पर मोल चाहिए और इसको तोड़ने के लिए B किलो कैलोरी पर मोल चाहिए।
तो तो इस बंध को तोड़ने के लिए, एक बंध को तोड़, उसको बंध वियोजन ऊर्जा बोला। इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान अलग होगा, इसका ए है तो इसका बी है। परंतु अगर अपन बात करें बंध ऊर्जा की, तो इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़कर अपन उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो अपनी वह होगी बंध वियोजन ऊर्जा। उसका जो औसत मान है उसको अपन बंध ऊर्जा के नाम से जानेंगे। जैसे CH4 मॉलिक्यूल आ गया, CH4 मॉलिक्यूल, इसके अंदर कितने बंध है? 4 बंध है। तो चारों बंधों को तोड़ने के लिए हो सकता है कि अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, बंध वियोजन ऊर्जा अलग अलग चाहिए। परंतु अगर मैं बंध ऊर्जा की मैं बात करूँगा, तो जैसे मान लो इसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, इसको चारों बंधों को तोड़ने के लिए मान लो अलग अलग प्रकार की बंध वियोजन ऊर्जाएं आई, तो मैं चारों बंध वियोजन ऊर्जाओं को जोड़ दूंगा और उसमें 4 का भाग दे दूंगा, तो एवरेज वैल्यू जो आएगी मेरी, उसको मैं क्या बोलूँगा? बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखो, लेकिन बहुपरमाणु अणुओं में बंध ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा का औसत मान होती है। आप लोगों के समझ में तो आ ही गया होगा। जैसे आप लोग इसको लिख लो, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में जल के अणु, गैसीय अवस्था में जल के अणु के प्रथम 2 है ना उसमें, प्रथम OH बंध की, प्रथम OH बंध की, प्रथम OH बंध की प्रथम OH बंध की वियोजन ऊर्जा 118 कैलोरी पर मोल है, तथा अब दूसरा और बच रहा, तथा दूसरे OH बंध की वियोजन ऊर्जा। अब आप लोगों को पता है ये 118 तो अलग ही आएगी, वियोजन ऊर्जा 100 कैलोरी पर मोल। इसको 118 और इसको तोड़ने के लिए 100 कैलोरी पर मोल होती है। अब ये दोनों बंध वियोजन ऊर्जाओं का मान अलग अलग है। अब मुझे क्या निकालना है? बंध ऊर्जा का मान, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दूंगा। 100 और 118 कितना हो गया? 218। 218 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 109 कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पर अपनी बंध ऊर्जा का मान कितना आ गया? 109। तो अपन लिख सकते हैं, अतः जल की, मतलब जल का जो अणु है उसकी बात कर रहे हैं, अतः जल की बंध ऊर्जा का मान क्या होगा? वियोजन ऊर्जा का औसत मान होगा। अतः जल की बंध ऊर्जा का मान वियोजन ऊर्जा का औसत मान होगा। देखो अपन लिख देते हैं इसको, जैसे मान लो HOH, इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले H बन गया। इसको तोड़ने के लिए अपन को D1 चाहिए था, मैंने आप लोगों के सामने ऊपर लिखा है 118 कैलोरी पर मोल। इसी प्रकार से जो दूसरा बॉन्ड है, इसको अगर अपन तोड़ेंगे H+O, तो इसको अपन ने D2 बोल दिया, और ये होगा 100 कैलोरी पर मोल। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 118। कितना है? 118। तो अपन अगर बोलें कि बंध ऊर्जा, तो बंध ऊर्जा क्या होगी? D1 + D2 बटे 2। तो कितना हो गया? D1 कितना था भाई? 118। कितना है? 118। 100 बटे 2 तो कितना है? 109। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 109 कैलोरी पर मोल। इसकी क्या आ गई? बंध ऊर्जा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। बंध ऊर्जा क्या है कि कोई भी सहसंयोजक बंध को निर्माण होने में
जो ऊर्जा मुक्त होती है सहसंयोजक बंध को विखंडित करने में आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को बंध ऊर्जा कहते हैं। द्विपरमाणुक अणुओं के लिए बंध ऊर्जा और बंध वियोजन ऊर्जा का मान एक ही होता है। जैसे क्लोरीन परमाणु को तोड़ने के लिए 58 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको आप बंध ऊर्जा भी बोल सकते हो और बंध वियोजन ऊर्जा भी बोल सकते हो। परंतु अपन बात करें बहुपरमाणुक अणुओं की, तो बंध ऊर्जा और बंध वियोजन, तो वहाँ पर अपन बोलते हैं बहुपरमाणु अणुओं में जो बंध ऊर्जा होती है वो बंध वियोजन ऊर्जा का औसत मान होती है। जैसे आप लोगों ने देख ही लिया कैसे, तो यहाँ पर अपन ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि लेक्चर लंबा होने वाला है।